हेलो स्टूडेंट्स, 18 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 18 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विद सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 18th ऑफ नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करेंगे राज्य समाचार के साथ। देखो, राज्य समाचार में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। राज्य समाचार में हम कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स, जो राज्य सरकार है उसके कोई इनिशिएटिव है, उसका कोई प्लान है, राज्य समाचार में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कोई राज्य संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट लेवल पर डील करती है, तो उससे रिलेटेड भी जो न्यूज बन रही है वो हम किस में कवर करेंगे, राज्य समाचार में कवर करेंगे। तो पहली कैटेगरी होगी हमारी राज्य समाचार। एक बार हम राज्य समाचार यानी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही है 18 नवंबर की, जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं 18 नवंबर की, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड हम डिस्कस करेंगे बैंक और वित्त समाचार, जिसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड, बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप से रिलेटेड, बैंक ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया है, कोई स्टैटिक डेटा निकल के आया है फाइनेंस से रिलेटेड, जितनी भी न्यूज बन रही है वो हम किस में कवर करेंगे, बैंक और वित्तीय समाचार में कवर करेंगे। थर्ड हमारी कैटेगरी होगी रक्षा समाचार, जिसमें हम डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज पर चर्चा करेंगे। तो जो बेसिकली डिफेंस में रिसेंट इनोवेशंस हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, तो वो हम कवर करेंगे। फोर्थ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी समाचार बन रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। पांचवी हमारी कैटेगरी होगी खेल समाचार। खेल समाचार में हम स्पोर्ट्स इवेंट्स यानी रिसेंटली स्पोर्ट्स इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी रिसेंटली स्पोर्ट्स इवेंट्स बन रहे हैं, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो रिसेंटली, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो हम खेल समाचार या स्पोर्ट्स इवेंट्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारी महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड न्यूज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट होगा हमारा शोक समाचार, सॉरी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड। तो रिसेंटली जितने भी रैंक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, चाहे कोई नेशनल लेवल पर रैंक बेसिकली दी गई हो, चाहे कोई इंटरनेशनल लेवल पर रैंक दी गई हो, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम शोक समाचार देखेंगे, ऑब्चरी न्यूज देखेंगे, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार देखेंगे। लास्ट में हमारी कैटेगरी होगी नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार। तो जो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है, रेजिग्नेशन से रिलेटेड न्यूज है, वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारा होगा सारांश और समरी यानी क्विक रिवाइज करेंगे सेशन का कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। हमारे स्लाइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विद आवर फर्स्ट स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज में हमारी पहली न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिहार यात्रा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की यात्रा की थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को बिहार का दौरा किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। परियोजनाएं जिनकी कीमत लगभग 12,100 करोड़ रुपए है, स्वास्थ्य, रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दरभंगा में 1264 करोड़ रुपए की लागत से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रखी है। तो AIIMS। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 4020 करोड़ रुपए से अधिक की कई पहलों का भी उद्घाटन किया। तो मोदी जी की 13 नवंबर 2024 को बिहार यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो राज्यपाल राजेंद्र आलकेलर के हैं, और पटना क्या है, बिहार की राजधानी, बेसिकली राजधानी है। तो यहाँ से बिहार से हमने स्टैटिक पॉइंट्स भी देख लिए, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ राजधानी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजेंद्र राज्यपाल और पटना राजधानी है।
नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का क्या बन गया है, पहला राज्य बन गया है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 का शुभारंभ किया, जिससे गुजरात ऐसी नीति लागू करने वाला भारत का क्या बना है, पहला राज्य बन गया है। राज्य ने इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को बेसिकली सुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य इलेक्ट्रॉनिक मिशन की स्थापना की है। यह पहल केंद्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को पूरा करती है, जिससे 2001 से 7600 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया था। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार, जिसे 2020 में कीमत 15 अरब अमेरिकी डॉलर थी, 2026 तक 63 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। तो गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला क्या बना है, भारत का पहला राज्य। तो ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सेमीकंडक्टर नीति को क्या किया है, लागू किया है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टेट न्यूज है, भारत का पहला लेखक गांव देहरादून में क्या किया गया है, उद्घाटित किया गया है। तो भारत के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। गांव का उद्देश्य रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना और देश भर के लेखकों के लिए एक सहायक स्थान प्रदान करना है। इसने अपना पहला कार्यक्रम 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति और कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव आयोजित किया, जिसमें 40 से अधिक देशों के लेखक शामिल हुए। गांव की परिकल्पना पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो एक प्रसिद्ध लेखक है, उनके द्वारा क्या की गई है। कार्यक्रम के दौरान निशंक ने अपनी पुस्तक हिमालय में राम का भी अनावरण किया। तो भारत का पहला लेखक गांव, इंपॉर्टेंट न्यूज, कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, देहरादून में। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 2.94 लाख करोड़ रुपए का बजट क्या किया है, पेश किया है। तो देख लेते हैं एक बार आंध्र प्रदेश से न्यूज। आंध्र प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 2024-25 के लिए 2.94 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, वित्त मंत्री हैं प्यावल्ला केशव, जिन्होंने क्या किया है, अभी आंध्र प्रदेश के अमरावती में विधानसभा में अपना बेसिकली पहला बजट पेश किया है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो राजस्व व्यय 2,35,916 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 32,712 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा क्रमशः 34,743 करोड़ रुपए और 68,742 करोड़ रुपए रहा है। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 4.19% है। क्लियर। और राजस्व घाटा जीएसडीपी का लगभग 2.12% है। तो आंध्र प्रदेश का यह बजट है बेसिकली, जो बेसिकली आंध्र प्रदेश सरकार ने पेश किया है। क्लियर। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से है, जेएसएफएल ने आसान डिजिटल गोल्ड निवेश के लिए स्मार्ट गोल्ड लॉन्च किया। तो स्मार्ट गोल्ड किसका इनिशिएटिव है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने स्मार्ट गोल्ड नामक एक डिजिटल गोल्ड निवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो जियो फाइनेंशिंग ऐप के माध्यम से सुलभ है। ग्राहक कभी भी 24 कैरेट भौतिक सोना न्यूनतम 10 रुपए की राशि में खरीद सकते हैं। प्लेटफॉर्म ग्राहकों को उनके स्वर्ण भंडार को नगद या भौतिक स्वर्ण सिक्कों और आभूषणों के लिए खरीदने, बेचने या भुनाने की अनुमति देता है। अंतर्निहित भौतिकी सोना बीमित तिजोरियों में संग्रहित किया जाएगा और ग्राहक ऐप पर लाइव बाजार कीमतों की निगरानी कर सकते हैं।
भौतिक सोने की डिलीवरी 0.5 ग्राम की होल्डिंग के लिए उपलब्ध है, जिसमें 0.5 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम और के मूल्य वर्ग शामिल है। क्लियर? तो स्मार्ट गोल्ड किसने लॉन्च किया है? JSFL ने, आसान किस्तों पे डिजिटल गोल्ड निवेश के साथ। नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस से है। महिंद्रा फाइनेंस और RBL बैंक ने अपने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। तो महिंद्रा फाइनेंस और RBL बैंक ने अपने क्या किए हैं? सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। सो महिंद्रा बेसिकली क्रेडिट कार्ड को ग्राहकों की आकांक्षात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया और विभिन्न श्रेणियों में अतुल्य लाभ भी प्रदान करता है। यह महिंद्रा फाइनेंस के लिए पहला सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफर है। साझेदारी का उद्देश्य ई कॉमर्स और तकनीकी प्रगति के विकास के साथ तालमेल बिठाते हुए एक एकीकृत समाधान प्राप्त करना है। महिंद्रा समूह की इकाई ने RBL बैंक में 3.53% हिस्सेदारी हासिल की, जिसकी कीमत लगभग 417 करोड़ रुपए है। तो महिंद्रा फाइनेंस और RBL बैंक ने अपने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। नेक्स्ट डिफेंस से है। भारत ने पूर्वी क्षेत्र में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहर शुरू किया है। तो भारतीय सेना ने 10 से 18 नवंबर 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में एक उच्च तीव्रता त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहर का संचालन कर रही है। तो इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य जो पहाड़ी क्षेत्र है भारत में, वहां पर भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अभ्यास विभिन्न उन्नत प्लेटफॉर्म और संपत्तियों को प्रदर्शित करता है, जिसमें लड़ाकू टोही विमान, रणनीतिक हेलीकॉप्टर और M77 अल्ट्रा लाइट होवित्जर आर्टिलरी सिस्टम शामिल है। नवीन प्रौद्योगिकियां जैसे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन और लोटर म्यूनिशंस का उपयोग किया जाएगा, जिससे स्थिति की जागरूकता और संचालन की सटीकता में वृद्धि होगी। संचालन दक्षता बनाए रखने के लिए उपग्रह संचार और AI संचालित विश्लेषण का उपयोग करके संयुक्त नियंत्रण संरचनाएं स्थापित की जाएंगी। तो भारत ने पूर्वी क्षेत्र में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी पहर शुरू किया है। क्लियर? तो इंडिया लॉन्च ट्री सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी पहर इन ईस्टर्न सेक्टर। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है ऑस्ट्र हिंद। अच्छा देखो, नाम से ही समझ आएगा आपको। ऑस से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में एक ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कहां पर? महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज बन रही है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, जो किस किस के बीच में है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2024 का तीसरा संस्करण 8 नवंबर से 21 नवंबर 2024 तक पुणे में क्या किया गया है? महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त असामान्य अभियानों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। इस वर्ष का अभ्यास अर्ध शहरी अर्ध मरुस्थलीय वातावरण में आयोजित किया गया है, जो शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र के जनादेश की परिस्थितियों को दर्शाता है। मुख्य ध्यान क्षेत्रों में संयुक्त शारीरिक फिटनेस योजना और सामरिक समन्वय शामिल है, जिसमें सैन्य, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। भारतीय दल में डोगरा रेजिमेंट के 140 कर्मी और भारतीय वायुसेना के 14 सदस्य शामिल हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई दल में 13वीं लाइट हॉर्स रेजिमेंट के 120 कर्मी क्या हैं? शामिल हैं। क्लियर? तो ऑस्ट्रे हिंद कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट CEEW रिपोर्ट। CE क्या है? काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। तो CEEW ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की जलवायु नीति से 2030 तक CO2 उत्सर्जन में लगभग 4 बिलियन टन की कमी आने की उम्मीद है, जो काफी पॉजिटिव भारत की जो एनवायरमेंट पॉलिसीज है उनको रिप्रेजेंट करती है। तो ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान जलवायु नीतियों से 2020 और 30 के बीच CO2 उत्सर्जन में लगभग 4 बिलियन टन की कमी आने की उम्मीद है। भारत ने 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 UNFCCC में 2030 तक उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने का संकल्प लिया था।
भारत के ऊर्जा, आवासीय और परिवहन क्षेत्र के लिए बनाई गई नीतियों ने 15 और 20 के बीच पहले ही 440 मिलियन टन CO2 की बचत की है। वहीं अगर मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों से 2030 तक कोयला आधारित बिजली उत्पादन 24% की कमी आने का अनुमान है। CEEW के CEO अरुणाभा घोष हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितेंद्र सिंह ने मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान ब्रिक नेशन एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान का उद्घाटन किया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जिन्होंने पंजाब के मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान ब्रिक नेशन एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है। ब्रिक्स नेबी का निर्माण नेबी और नवोन्मेषी और अनुप्रयुक्त जैव प्रसंस्करण केंद्र के विलय के माध्यम से किया गया था। संस्थान जैव प्रौद्योगिकी और जैव प्रसंस्करण में विशेषज्ञता को मिलाकर भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने का लक्ष्य रखता है। बायो मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप 1 दिसंबर 2024 के लिए निर्धारित है, जो अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। बायोनेक्स्ट ब्रिक्स नेबी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्देश्य स्थानीय युवाओं, महिलाओं और कृषि, खाद्य और बायो प्रोसेसिंग क्षेत्र को सशक्त बनाना है। क्लियर? तो जितेंद्र सिंह ने मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान ब्रिक्स नेशन एग्री बायो मैन्युफैक्चरिंग संस्थान का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है जिमसेट 2। तो आप जिमसेट नाम से भी याद रख सकते हैं। जिम किसका होगा? जिम्बाब्वे से आ रहा है। तो जिम्बाब्वे ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जिमसेट 2 उपग्रह लॉन्च किया है। तो जिम्बाब्वे ने रूस के वोस्तोचनी कोस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B अंतरिक्ष यान पर अपना दूसरा उपग्रह जिमसेट 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लॉन्च जिम्बाब्वे राष्ट्रीय भूस्थानिक और अंतरिक्ष एजेंसी और रूस के साउथ वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच एक संयुक्त प्रयास था। जिमसेट 2 एक निम्न पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो विस्तृत चित्रों के लिए उच्च रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा से सुसज्जित है। उपग्रह फसल स्वास्थ्य की निगरानी करेगा, उपज का पूर्वानुमान लगाएगा, पोषण तत्वों की कमी को पहचान करेगा और भौगोलिक अनुसंधान का समर्थन भी करेगा। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमर्सन माग्रावा है और राजधानी हरारे है। और जिम्बाब्वे ने अभी रिसेंटली अपनी उसको जो करेंसी है उसको भी चेंज किया है, जो जिम गोल्ड के नाम से जानी जाती है। क्लियर? तो याद रखना है जिमसेट 2 कहां का उपग्रह है? जिम्बाब्वे सरकार का उपग्रह है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से न्यूज है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है मैथ्यू वेड जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अभी संन्यास की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वेड नवंबर 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय टीम के विकेट कीपिंग और फील्डिंग कोच बनेंगे। उसने 36 टेस्ट खेले, 4 शतकों के साथ 16,013 रन बनाए और तीनों प्रारूपों में 225 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी भाग लिया। वेड ने दिसंबर 2020 से फरवरी 2024 के बीच T20 कप्तान के रूप में भी सेवा की और उन्होंने 13 वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला है और टीम की सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो मैथ्यू वेड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अब वो क्या लेने जा रहे हैं? संन्यास। और कहां के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट डे में सबसे पहले है बाल दिवस। तो बाल दिवस चिल्ड्रंस डे हम सबको पता है। जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती में पूरे भारत में 14 नवंबर को बनाया जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बच्चों से काफी प्यार था। सो बेसिकली 2024 में 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती मना रहा है? 135वीं जयंती मना रहा है। 1964 से पहले भारत ने 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र ने विश्व बाल दिवस मनाया था। क्लियर?
तो 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद भारत ने उनकी स्मृति में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाना स्टार्ट किया था। तो 1964 से पहले जो विश्व बाल दिवस होता था वही भारत में मनाया जाता था, जो 20 नवंबर को पड़ता है। पर जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ होती है, तो उनकी डेथ के बाद क्या होता है, हमने 14 नवंबर को बाल दिवस मनाना स्टार्ट किया था। क्लियर? ओके। तो नेहरू को 1955 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो 1955 में इन्हें ऑलरेडी भारत रत्न मिल चुका था। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व उपयोगिता दिवस, जो हमने कब मनाया है, 14 नवंबर को। तो विश्व उपयोगिता दिवस या चीजों को आसान बनाने का दिन हर साल नवंबर के दूसरे गुरुवार को उपयोगिता पहुंच और डिजाइन में उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम रही है एक बेहतर दुनिया के लिए डिजाइन करना। वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे की स्थापना 2004 में यूजेबिलिटी प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा की गई थी और पहली बार इसे 10 नवंबर 2005 को मनाया गया था। उसके साथ साथ यूजर एक्सपीरियंस प्रोफेशन एसोसिएशन की स्थापना 1991 में हुई थी और 2012 में इसका नाम बदलकर यूजेबिलिटी प्रोफेशनल एसोसिएशन कर दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है। 2022 में जलवायु परिवर्तन सार्वजनिक अनुकूलन वित्त में 32% की वृद्धि हुई, लेकिन बड़ा अंतर बना हुआ है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट। तो यूएनईपी ने एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें विकासशील देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूल वित्त प्रवाह 2021 में 22 बिलियन यूएसडी से 2022 में 28 बिलियन यूएसडी तक 32% बढ़ा है। यह वृद्धि 2015 में पेरिस समझौते के बाद से सबसे बड़ा सापेक्ष वार्षिक वृद्धि है। इस प्रगति के बावजूद एक महत्वपूर्ण अनुकूलन वित्तीय अंतर बना हुआ है, जिसकी आवश्यकताएं प्रति वर्ष 215 से 387 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 171 देशों के पास कम से कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन रणनीति है, जिसमें से 51% के पास दूसरी और 20% के पास तीसरी नीति भी है। क्लियर? ओके, तो उसके साथ साथ यूएनईपी के कार्यकारी निर्देशक इंगर एंडरसन है और इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। नेक्स्ट औपचरी से बीपीएल समूह के संस्थापक टीपी गोपालन नाम्बियार का 94 वर्ष की आयु में बेंगलुरु कर्नाटका में निधन हो गया। तो ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी के ये संस्थापक थे जिनका भी निधन हुआ है। नाम्बियार एक प्रमुख भारतीय उद्यमी थे जो भारत में अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बीपीएल की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1960 और 90 के बीच भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास का समर्थन किया। नाम्बियार को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड और नेशनल सिटीजन अवार्ड 2000 शामिल है। बीपीएल की स्थापना 1963 में हुई। उसका पहला निर्माण संयंत्र पालक्कड़ केरल में स्थापित किया गया था। क्लियर? तो 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं, 1992 में मैन ऑफ द ईयर अवार्ड और नेशनल सिटीजन अवार्ड 2000 में। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से है। एम करुणाकर रेड्डी को पहला जादव पायेंग अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो तेलंगाना के पर्यावरणविद हैं एम करुणाकर रेड्डी को पहले जादव पायेंग अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। असम में ज्योति प्रताप शिक्षा ट्रस्ट द्वारा किया गया यह पुरस्कार रेड्डी को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्यवाही में उनके असाधारण प्रयासों के लिए सम्मानित करता है। रेड्डी जिन्हें भारत के जल पुरुष और हरित पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, वो 2025 में इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे, जिसकी 2 लाख नगद धनराशि होगी और एक प्रशस्ति पत्र और विभिन्न समृद्धि चिन्ह शामिल होंगे। पुरस्कार का नाम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जादव पायेंग के नाम पर रखा गया, जिन्हें भारत के वन पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो जादव पायेंग एम करुणाकर रेड्डी को दिया जाएगा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है। अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव नियुक्त की गई है। तो भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड के नए मुख्य सचिव के रूप में
अलका तिवारी को नियुक्त किया है। उन्होंने लाला बियाक्तुलांग खियांगते की जगह ली, जो 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है। वर्तमान के कैडर में वे सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तिवारी ने झारखंड के गुमला और लोहरदा जिले में उप आयुक्त सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया है। क्लियर? तो ये थे 18 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। अब एक बार क्विक सेशन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार से हमने देखा पीएम मोदी जी की बिहार विजिट। बिहार में गुजरात में पहला डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की गई है। भारत का पहला राइटर विलेज देहरादून में इनॉग्रेट किया गया और आंध्र प्रदेश ने अपना बजट लॉन्च किया है जो 2.94 लाख करोड़ का है। बैंक और वित्त से हमने देखा स्मार्ट गोल्ड जियो स्मॉल फाइनेंशियल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया और महिंद्रा फाइनेंस ने आरबीआई के साथ एमओयू साइन करके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। डिफेंस से अगर मैं बात करूं तो ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार हमने देखी जो ईस्टर्न सेक्टर से रिलेटेड है और ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान की ऑस्ट्री हिंद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पुणे महाराष्ट्र में हुई। CEEW की रिपोर्ट देखी हमने भारतीय क्लाइमेट के ऊपर, जिसमें बताया गया भारत का क्लाइमेट में CO2 उत्सर्जन कम हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखी है जितेंद्र सिंह ने मोहाली में भारत के पहले बायो फार्माक्यूटिकल संस्थान को लॉन्च किया है और जिम्बाब्वे में जिमसेट-2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। स्पोर्ट्स से हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू वॉर्ड ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की है। इंपॉर्टेंट डेज में चिल्ड्रंस बाल दिवस, विश्व उपयोगिता दिवस, रैंक एंड रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएनईपी की रिपोर्ट देखी। शोक समाचार में हमने देखा था कि बीपीएल समूह के संस्थापक टीपी गोपालन का निधन हो गया। पुरस्कार में एम करुणाकर को रेड्डी को पहला जादव पेयोंग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और नियुक्तियों में हमने देखा अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये थे 18 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।